इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं, तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कुछ हमारे सिमेट्रिकल बॉडीज़ का। जैसे पहला हो गया हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, यानी एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ की हम मान लेते हैं, और पर्टिकुलर लेंथ की भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज वायर लेंगे, तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगी वो हम देखेंगे। द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन, यानी अनंत लंबाई तक, यानी इनफाइनाइट एक्सपेंशन तक की जो हमारी चार्ज शीट होगी उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरीके से थर्ड हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब ये स्फेरिकल शेल जो होगा इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल शेल जो हमारा स्फेरिकल शेल है वहाँ पे हम 3 पॉइंट्स में निकालेंगे, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके सरफेस पे कितना होगा, उसके बाहर कितना होगा। इसी तरीके से चौथा हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे हमें 4 टॉपिक्स कवर करने हैं गॉस लॉ के, हमें एप्लीकेशंस को अगर हम देखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हम 3 पॉइंट्स पे निकालेंगे, एक उसके अंदर, एक उसके सरफेस पे और एक बाहर। यहाँ भी हम 3 पॉइंट्स पे निकालेंगे, और यहाँ पे हमें जो निकालना है जो इनफाइनाइटली एक्सपेंशन की जो हमारी चार्ज शीट है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इसी तरीके से लॉन्ग जो स्ट्रेट वायर है हमारी चार्ज वायर उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पे हमारी 3 चीज़ें आ रही हैं, एक तो लेंथ, वायर की लेंथ होगी, दूसरा आ गया हमारा चार्ज शीट, क्योंकि शीट में क्या होता है, शीट का क्या होगा, शीट का एरिया होगा, तो यहाँ पे एरिया। तीसरी बात यहाँ पर क्या आ रही है, सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें, सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर का मतलब इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो 3 चीज़ें कि अगर हमारा कोई चार्ज है, अगर वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी वायर पर, किसी सरफेस पर या किसी वॉल्यूम के अंदर, 3 जगह पर अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा चार्ज, तो वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से लेंगे। और यहाँ पर एक टर्म हमारा आता है, वो होती है चार्ज डेंसिटी। अब इन 3 टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमारी जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी समझते हैं ना, जैसे डेंसिटी हमारा मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी। तो यहाँ पर जो मास डेंसिटी होती है, व्हाट इज मास डेंसिटी, यानी मास इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा। तो इसी तरीके से अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज डेंसिटी है, ये मास डेंसिटी थी तो मास अपॉन वॉल्यूम, और ये चार्ज डेंसिटी है तो क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी हमारी होती है वो 3 तरीके की। पहली होती है हमारी लाइन चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लाइन चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एक वायर के बारे में, कि किसी वायर पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस वायर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी डेंसिटी हम निकालेंगे। मतलब ये है कि लाइन चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा इक्वल्स होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। ये हो गई हमारी लाइन चार्ज डेंसिटी। इस तरीके से हमारा दूसरा टर्म आता है एरिया चार्ज डेंसिटी। तो एरिया चार्ज डेंसिटी या कहीं कहीं पे लिखा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया किसका होता है, सरफेस का एरिया निकलता है। तो एरिया चार्ज डेंसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, विच इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पे हमारा कितना चार्ज है। और तीसरा आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो जैसे हमारा
मास डेंसिटी हुआ करती थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम विच इज डिनोटेड बाय रो, इट इज रो नॉट पी, रो। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं हमारे, पहला हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी जो वायर वाले केस में हमारे काम आएगी, दूसरा है हमारा एरिया चार्ज डेंसिटी जो हमारे शीट और स्फेरिकल शेल वाले काम में आएगी, और ये जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हमारे सॉलिड स्फीयर वाले केस में हमारे काम आएगी। तो ये 3 तरह की चार्ज डेंसिटी है जो आपको ध्यान रखना है। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखने के लिए हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट ए, कहीं कहीं पर E डॉट ए लिखा होगा, कहीं कहीं पर E डॉट एस लिखा होगा। तो E डॉट एस दैट इज फाई इक्वल्स टू E डॉट एस, या हम कह सकते हैं ई एस कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, बताया था आपको कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, जैसे हमारा एक सरफेस रखा है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल, तो वो क्या होगा हमारा थीटा होगा। देन फाई ई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। अगर हम स्मॉल जो एलिमेंट्री हम फ्लक्स लेंगे तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ है कि अगर हमें टोटल जब भी फ्लक्स निकालना होगा, तो जैसे अगर एलिमेंट्री हमें कुछ दे रखा है और उसका हमें टोटल निकालनी होती है क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया और टोटल फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, दैट इज़ फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। और ये इंटीग्रेशन कैसा होता है, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन, जिस तरीके से हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया है तो ये सरफेस इंटीग्रेशन होगा, तो दैट इज इट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि हम जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ई डॉट डी एस, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करना होगा। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हम पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लेंथ लॉन्ग चार्ज वायर। तो इनफाइनाइट लेंथ की जो हम चार्ज वायर लेंगे उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। तो यहाँ पर हम एक चार्ज वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ है तो यहाँ पे डॉटेड बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। लेट अस सपोज देयर इज अ वायर of infinite length which consisting positive charge which is uniformly distributed on the wire, and as there is a wire so its line charge density is lambda equals to q upon L। तो लाइन चार्ज डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। अब यहाँ हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी विच इज़ एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द वायर। तो अब यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उस पॉइंट से जाने वाला हमें एक सरफेस मान लेना होता है, एज्यूम कर लेना होता है, और उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, जो भी हम सरफेस को मानेंगे, जो हम एज्यूम कर रहे हैं सरफेस, वो पहली बात सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी बात किसके सिमेट्रिक होना चाहिए, इस जो हम जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके अबाउट हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमें इस लाइन वायर, जो वायर है हमारी इनफाइनाइट लेंथ की, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पी पर फाइंड करना है, तो हमें इसके अबाउट एक ऐसा सरफेस लेना है जो सिमेट्रिक रहे। अब जैसे ये है हमारा एक लाइन वायर मान लेते हैं, तो इसके अबाउट ऐसे सरफेस हम अगर हम सिमेट्रिकल लेंगे, जैसे हमने मान लिया एक क्यूब ले लिया हमने, तो क्यूब तो सिमेट्रिक है नहीं, क्योंकि क्यूब में क्या होता है,
अगर हम एक क्यूब बना दें यहाँ पर या क्यूबॉइड बना दें, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो हम मान सकते हैं कि सेम है, बट सिमेट्रिक तब होगा जब हर जगह की लेंथ उसकी सेम हो। जैसे हम मान लेते हैं इसके चारों तरफ हमने एक क्यूब बना दिया, तो अब हर डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे क्या उसका कॉर्नर आ गया, कॉर्नर की अगर डिस्टेंस लेंगे वो ज़्यादा होगी, उसके हम फेस की डिस्टेंस लेंगे तो वो कम होगी, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। इस तरीके से जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा इस वायर के लिए, वो गॉसियन सरफेस हमारा एक सिलेंडर होगा विच इज़ passing through the point P। तो ये गॉसियन सरफेस हमारा किस तरीके का हो गया, इट इज सिलेंड्रिकल। कौन सा सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r which is distance from the वायर ऑफ द पॉइंट P। तो आर रेडियस का हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया जो एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में हमें 3 तरीके के सरफेस मिल रहे हैं, बल्कि हम कहें तो 2 तरीके के सरफेस मिल रहे हैं। एक है हमारा फ्लैट सरफेस और एक है हमारा कर्व्ड सरफेस। तो फ्लैट सरफेस हमें 2 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ हम इन दोनों सरफेसेस पे क्या करेंगे, छोटा एरिया मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर जो सरफेस है हमारा, यहाँ पर हमने एक एरिया वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज DS1। फाइन, यहाँ पर हम एक सरफेस एरिया ले लेंगे दैट इज DS2। और ये कर्व सरफेस हमारा जो ऐसे वाला कर्व सरफेस है वो टोटल एक ही है। तो अब चाहे यहाँ माने या यहाँ माने, तो यहाँ पर हम एक सरफेस ले लेते हैं विच इज DS3। समझ रहे हैं बात को। तो 3 तरीके के यहाँ पे 3 पार्ट्स थे हमारे सरफेस के सिलेंडर के, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने छोटे छोटे एरियाज मान लिए, DS1, DS2 एंड DS3। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज के, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे जा रही होंगी और ऐसे जा रही होंगी। वी सी दैट the angle between electric field vector and area vector is here for DS1 it is 90 degree, for DS2 it is 90 degree also, and but for DS E vector theta equals to 0 degree, here theta equals to 90 degree, here theta equals to 0 degree। तो यहाँ हम देखते हैं 3 तरीके के जो हमारे पास एरिया थे, एलिमेंट्री एरिया DS1, DS2 एंड DS3, इन तीनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ 0 डिग्री है। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे, पहले हम इस सरफेस का फ्लक्स निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का DS1 का, फिर इसका निकालते हैं और फिर थर्ड वाले का निकालेंगे। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to first elementary area that is d∅1 equals to E dot ds1। समझ रहे हैं बात को। तो d∅1 equals to E dot ds1 as we know that E ds cos of theta and here theta is 90 degree and the value of cos 90 is 0, it is equals to 0। so d∅1 equals to E ds into 0 where it is equals to 0, then d∅1 equals to 0। तो इस सरफेस का हमने जो एलिमेंट्री एरिया लिया था उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम इसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसका ही तो इंटीग्रेशन करेंगे, 0 का इंटीग्रेशन 0, देन ∅1 इक्वल्स टू इज ऑल्स टू 0। तो ∅1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से हम ∅2 निकालेंगे और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जब 90 डिग्री एंगल था तो हमारा ∅ कितना आया, 0। यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे भी ∅ कितना आएगा, 0 आएगा। दैट इज सिमिलरली ∅2 इक्वल्स टू 0।
Now here it is clear that the direction of E and direction of ds3, the angle between them is 0 degree. Both are parallel to each other. Then phi 3 equals to integration of E dot ds3. and E dot ds3, तो इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे, पहली बात तो E डॉट ds3 का हमारा क्या हो जाएगा, E ds cos ऑफ 0, देन cos 0 इज़ 1. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि phi 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देन phi 3 इक्वल्स टू E बाहर ले लेते हैं, it does not depend upon the area of Gaussian surface and it is ds. Here integration of ds is the not total, it is the curved surface area of the cylinder. As we know that there is ds3 here ds3, so the ds3 is the elementary area taken at the curved surface of the cylinder. So if we integrate ds3, then we get the curved surface area of the cylinder. So as we know that curved surface area of cylinder is 2 pi r into L, where L is the height or length of the cylinder. Then phi 3 equals to E into 2 pi r L. So here phi 3 is E into 2 pi r L, phi 1 is 0, phi 2 is 0, then the total flux linked by the Gaussian surface is phi E equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3, and as we know that phi 1 and phi 2 are 0, then the total flux will be due to phi 3, and phi 3 is E into 2 pi r L, then phi E equals to E into 2 pi r L. So here we get the value of phi 3, but when we use Gauss law states that according to Gauss law, the electric flux linked by the surface is 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed within the surface. As जो हमारा गॉसियन सरफेस था उसके अंदर जो चार्ज था वो वायर के ऊपर था, और वायर के ऊपर चार्ज कितना होगा हम जानते हैं कि लाइन चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, देन क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल, as q equals to lambda into L, where lambda is line charge density, then phi E will become 1 upon epsilon naught into lambda L. So both equations, equation A we can say, equation B, are for same quantity, that is phi E electric flux. Then comparing equation 1 and equation 2, we get E into 2 pi r L equals to E into 2 pi r L equals to 1 upon epsilon naught into lambda L. So to find the value of E, we send 2 pi r L into right hand side, then 1 upon epsilon naught into lambda L upon 2 pi r L, where L is cancelled by L, and E equals to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r. As we know the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, not 1 upon 2 pi epsilon naught, it is easy to calculate the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, which is equals to 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square. So we have to multiply and divide by number 2 in right hand side, then we get 1 upon 4 pi epsilon naught 2 lambda upon r. Then this expression is for the electric field intensity due to a charged wire of infinite length.